इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 टेस्ट मैचेस की बहुत ही जबरदस्त तरीके के रोमांचक सीरीज यहां पर आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अपनी आखिरी सीढ़ी पर, यानी कि 5वां टेस्ट मैच यहां पर खेला जाने वाला है कैरिंगटन और लंदन के मैदान पर। तो वहां पर कैसा वेदर होने वाला है, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट आया है फिलहाल इस मैच के लिए बताया यही जा रहा है कि 5 के पांचों दिन यहां पर बादल आसमान पर बने रहेंगे और इवन पहले 4 दिन वहां पर बारिश होने की भी संभावना कभी न कभी यहां पर बनी रहेगी। और पहले दिन तो निश्चित तौर पर चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि बारिश यहां पर हो। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी टीम जब टॉस जीतती है तब तो वो पहले फील्डिंग करने ही जाती है। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे, देखेंगे पिछले 4 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए, पिच रिपोर्ट उसमें क्या बताता है, पेसर्स को कब मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स वो भी काफी कमाल करते दिखाई पड़े हैं। और यहाँ पर रविंद्र जडेजा जो पिछले मैच के एक तरह से नायक रहे थे, इवन उसके पहले वाले मैच में भी जहां पर इंडिया टीम हार भले गई और 2-1 से सीरीज में फिलहाल पीछे चल रही है, लेकिन जडेजा के आंकड़े यहाँ पर आप चल करके देखिएगा अभी आगे, जो कि बॉलिंग के बहुत ही कमाल के हैं। तो क्या कुलदीप यादव उसकी वजह से प्लेइंग 11 में आते दिखाई पड़ रहे हैं इंडिया की तरफ से खास करके? क्योंकि अगर मैं बात करूं पिछले वाले टेस्ट मैच में तो जसप्रीत बुमराह लंगड़ा लंगड़ा करके बाहर गए थे आखिरी बार जब उन्होंने बॉलिंग करी थी। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो शार्दुल ठाकुर बिल्कुल भी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से और बॉलिंग कराई भी नहीं गई उनसे ज्यादा, तो हो सकता है वो भी बाहर बैठे। और इवन आपको पता ही है कि ऋषभ पंत सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो क्या ध्रुव जुरैल उनके जहां पर आते दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि उनके जहां पर रिप्लेसमेंट तो नारायण जगदीशन को बुलाया गया है, जो कि पॉसिबली नहीं खेलेंगे। और बाकी क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या आकाशदीप प्लेइंग 11 में अंदर आएंगे, और बाकी अर्शदीप को लेकर के क्या अपडेट है, वो सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और सबसे मेन बात, इंग्लैंड की तरफ से जो लगातार प्लेइंग 11 अनाउंस कर रही थी मैच के शुरू होने के पहले, फिलहाल अभी तक जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैच के स्टार्ट होने में करीब करीब मैं बात करूं तो 30 घंटे के अराउंड बाकी है, 30 से भी कम घंटे बचे हुए हैं, 26-27 घंटे बचे हुए हैं। और अभी तक इन्होंने कोई प्लेइंग 11 अनाउंस किया नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि पिछला वाला टेस्ट मैच अभी 3 ही दिन पहले हुआ था और उसमें आपने देखा था कि लास्ट में जाकर के काफी हद तक झगड़े भी हुए रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और बाकी इंग्लिश प्लेयर्स के साथ कि वो बॉलिंग करना नहीं चाह रहे थे। जोफ्रा आर्चर भी ज्यादा फिट दिखाई नहीं पड़ रहे थे और इवन आखिरी इनिंग में तो बॉलिंग ही नहीं करी लास्ट दिन में जाकर के बेन स्टोक्स ने। तो उनके भी खेलने को लेकर के काफी डाउट है, क्योंकि जेमी ओवरटन को इन्होंने ऐड किया स्क्वाड के अंदर, जो पहले थे स्क्वाड में बीच में वापस चले गए, फिलहाल दोबारा वापस आ गए हैं। और क्रिस वोक्स को भी लेकर के अपडेट है। तो इन सभी चीजों को इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैच होगा 31 जुलाई को शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेदर फोरकास्ट यहाँ पर आया है वो बताता है कि वेदर जो है क्लाउडी रहेगा पहले चारों दिन, खास करके बारिश होने की भी संभावना रहेंगी। 5वें दिन जाकर के साथ धूप निकलती आपको दिखाई पड़े तो निश्चित तौर पर कोई टीम टॉस जीतेगी तो पहले फील्डिंग ही इस तरीके की पिचेस पर करना चाहेगी। और आखिरी के 4 टेस्ट मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखें और उसके रिजल्ट्स जाकर के देखें तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम में भी यहां पर मैचेस जीती है, जहां पर स्पिन गेंदबाजों को केवल 28 विकेटें मिली हैं पिछले 4 टेस्ट मैचेस में। लेकिन उसमें 5 विकेटें पहली इनिंग में, 4 विकेटें सेकंड इनिंग में, थर्ड इनिंग में 12 विकेटें, फोर्थ इनिंग में 7 विकेटें। और इसके साथ साथ पेसर्स को 116 विकेटें मिली हैं, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं पेसर्स के लिए। अगर मैं बात करूं बहुत ही कमाल के नंबर्स हैं बेसिकली कहना चाहिए। 34, 35, 31 और 16 इस तरह से चौथे इनिंग तक जाते जाते यहाँ पर विकेट मिली हैं। और ये इंडिकेट करते हैं आंकड़े कि चेज करना स्कोर को और मैच को जीतना यहाँ पर कंपैरेटिवली इजी होता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि अगर कोई भी टीम पहले बैटिंग करेगी तो वो थर्ड इनिंग में भी बैटिंग करेगी, तो निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के लिए ही इस मैच में एडवांटेज होने वाला है। मतलब उसको किसी भी स्कोर को चेज शायद यहाँ पर करना पड़े। और बाकी रिजल्ट इसमें स्कोर कार्ड जो कि इंग्लैंड और श्रीलंका या वाला ये जो मैच है जहां पर 325 के जवाब में 263 बने, फिर 156 के जवाब में 219 बने, और यहां पर श्रीलंका ने हरा दिया था इंग्लैंड को 5 विकेट के नुकसान पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ था 2023 के अंदर, इंग्लैंड यहां पर 49 रन से जीती थी जबकि इसने पहले बैटिंग करी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर बढ़त ले ली थी 12 रन की, और उसके बाद फिर से इंग्लैंड ने बैटिंग करी, 395 रन बना दिए। और उस 12 रन की बढ़त को पाटते हुए जो 384 का लक्ष्य मिला वहां पर ऑस्ट्रेलिया को, उसको इन्होंने 334 का एक्चुअली उसको इन्होंने जब चेज करने की कोशिश करी तो 334 रन ही बना पाई और 50 रन से मैच को हार गई 49 रन से। और उसके बाद यहां पर देखे तो एक और 2023 का मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ये वही फेमस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का मैच है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया 209 रन से जीत गई थी। आखिरी इनिंग में इंडियन टीम केवल 234 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। और ये साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच जहां पर इंग्लैंड ने 9 विकेट से मैच को जीता था स्कोर को चेज करते हुए। तो जनरली जैसा वेदर फोरकास्ट बताया गया है यहाँ पर कोई भी टीम स्कोर को चेज करते हुए ज्यादातर मैचेस जीतती हुई दिखाई पड़ सकती है आज के इस मुकाबले में भी। बाकी सबसे मेन चीज जो यहाँ पर पता चलेगी आपको वो ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो वेदर फोरकास्ट आपको मैंने बताया
वो कैसा कितना इंटेंस रहेगा मैच के शुरू होने के पहले टॉस के बाद, और साथ ही साथ प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर को लेकर के अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। पिच रिपोर्ट टॉस के बाद दे दूंगा और अपनी स्मॉल लीग की फाइनल टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल देखिए दोनों टीमों की तरफ से जो स्क्वाड या प्लेइंग 11 फिलहाल खेलता दिखाई पड़ सकता है, जो कि आपको मैंने बताया कि अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तब इंग्लैंड की टीम ने अपना प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं किया, और पूरे लगभग चांसेस रहते हैं इनकी तरफ से कि करीब 24 घंटे पहले तो कम से कम प्लेइंग 11 अनाउंस कर ही दे। ये इनका काफी हद तक नेचर भी है इनके क्रिकेट खेलने का। और बाकी मुझे जो लगता है ना वो यही लगता है कि क्रिस वोक्स बाहर जाएंगे, गस एटकिंसन अंदर आएंगे प्लेइंग 11 के अंदर। बाकी यहाँ पर डाउट बेन स्टोक्स को लेकर के बना हुआ है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये नहीं खेलेंगे, मुझे लगता है कि ये खेल जाएंगे टेस्ट मैच के अंदर। और बाकी ब्रायडन कार्स है, जोफ्रा आर्चर है, लियम डॉसन तो खेलेंगे ही, बाकी हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ तो हैं ही, और बाकी टॉप 4 आपको वही खेलता दिखाई पड़ेगा जो उसके पहले टेस्ट मैचेस में खेलता दिखाई पड़ा था। तो इस टीम की तरफ से क्रिस वोक्स को लेकर के जो लगातार चारों टेस्ट मैचेस खेले हैं, पिछले वाले टेस्ट मैच में काफी अनफिट टाइप दिखाई पड़ रहे थे, और चूंकि गस एटकिंसन को लेकर के एक अपडेट आया था कि ये इनका फिटनेस टेस्ट एक बार फिर से किया गया था पिछला टेस्ट मैच जब हो रहा था, तो उसकी वजह से लगता है कि गस आज के इस मैच खेलते दिखाई पड़ेंगे। नहीं खेलते तो क्रिस वोक्स ही खेलेंगे, और इसी वजह से पूरे स्क्वाड का स्टैट वगैरह हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे आगे वीडियो के अंदर। बाकी इंडिया की तरफ से मेरे हिसाब से अर्शदीप डेब्यू करते दिखाई पड़ रहे हैं, कुलदीप भी खेलेंगे, सिराज तो खेलेंगे ही, बाकी आकाशदीप है, जडेजा है, ध्रुव जुरेल है, सुंदर है, और टॉप 4 बैटिंग ऑर्डर में साई सुदर्शन को मुझे लगता है कि एक बार फिर से मौका मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड प्लेइंग इन्होंने आज की मेरे हिसाब से बनती दिखाई पड़ रही है। बाकी बेंच पर तो जो है इंडिया की टीम से और इंग्लैंड की टीम में उनके नाम यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। और इसके बाद अगर आप आगे चलें, चाहें तो टेस्ट करियर आप पूरा देख लीजिए इंडियन प्लेयर्स का, जो कि आप लगातार पिछले चारों टेस्ट मैचेस में देखते आए हैं कि इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड के ये जो प्लेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते रहे हैं, उसका पूरा डेटा यहाँ पर आपके सामने है, जिसको आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखें रीसेंट फॉर्म, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रेन डकेट है इन्होंने अभी आखिरी टेस्ट इनिंग जो खेली अभी पिछले टेस्ट मैच में जो चौथा टेस्ट मैच था वहां पर शानदार 94 रन बनाए, और उसी पारी में 84 रन की कमाल की पारी जैक क्रॉली ने भी खेली। और पिछले टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग की बैटिंग तो आई नहीं थी इंग्लैंड की, और कमाल की बैटिंग रही थी बेसिकली इनकी पूरी की पूरी, जिसमें 71 रन जो रूट ने बनाए थे, 150 रन बनाए थे, जो रूट ने 150 बनाए थे, ओली पोप ने 71 रन बनाए थे, हैरी ब्रूक केवल नहीं चले थे, और हैरी ब्रूक ही इनकी एक कमजोर कड़ी रहे हैं बेसिकली पूरे मिडिल ऑर्डर में, जिन्होंने पहला और दूसरा टेस्ट मैच तो अच्छा खेला, उसके अलावा वो भी एक नहीं केवल, उसके अलावा कुछ खास करते दिखाई पड़े नहीं हैं। बाकी बेन स्टोक्स ने तो कमाल की परफॉर्मेंस दी थी पिछली टेस्ट मैच में, 6 विकेट टोटल ली थी, 141 रन की जबरदस्त पारी भी खेली थी। जेमी स्मिथ भी पिछले मैच पर नहीं चले थे, लेकिन उसके पहले लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते दिखाई पड़े हैं। लियम डॉसन ने भी छोटी योगदान दिया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, कम से कम एज ए बॉलर अगर मैं बात करूं तो शोएब बशीर से तो बेहतर ही दिखाई पड़े थे, विकेट लेने के मामले में तो नहीं, लेकिन कम से कम रन रोकने के मामले में। बाकी ब्रायडन कार्स, इनको विकेट तो नहीं मिला, लेकिन 47 रन की एक अच्छी पारी खेली। गस एटकिंसन जो शायद आज खेलते दिखाई पड़े, इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक सही है। जोफ्रा आर्चर ने अभी तक के दोनों टेस्ट मैचेस में टोटल 9 विकेट ली हैं। बाकी क्रिस वोक्स पिछले टेस्ट मैच में 3 विकेट चटकाई, सेकंड इनिंग में तो 2 विकेट शुरू में ही ले लिया था, उसके पहले वाले टेस्ट मैच में 4 विकेट थी, उसके पहले वाले टेस्ट मैच में केवल 2 विकेट, और पहले वाले टेस्ट मैच में केवल 1 विकेट था, तो बहुत ज्यादा असर इनका नहीं रहा है नई गेंद से बॉलिंग करने के बाद, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। बाकी जोश टंग हैं जो 2 टेस्ट मैचेस में खेले भी थे और अच्छी बॉलिंग करी थी बेसिकली, और पहले टेस्ट मैच के बाद तो खास करके सेकंड इनिंग में काफी जो सेकंड टेस्ट मैच था उसमें काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी, लेकिन फिलहाल अब इनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा जोफ्रा आर्चर की वजह से। बाकी जेकब बीथल है जिनको मुझे लगता है भी नहीं कि मौका मिलेगा, इनका भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि सारे के सारे प्लेयर इंग्लिश टीम के अंदर जो हैं वो तगड़े फॉर्म में हैं, केवल जेमी स्मिथ पिछले टेस्ट मैच में नहीं चले थे, और हैरी ब्रूक काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं, और कुछ हद तक ब्रायडन कार्स को लेकर भी आप ये चीज कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी इंग्लिश टीम ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, और इसी वजह से 2-1 से आगे है। थोड़ी सी किस्मत भी इनके साथ रही है, लेकिन आगे हो चुकी है ये टीम। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े देखें तो वो भी आपके सामने, जहां पर बेन डकेट की बात कर रहे हैं तो ये इंडिया के खिलाफ 11 मैच में 36 के एवरेज से 726 रन है, और वहीं पर इस मैदान पर ये आंकड़े देखने बहुत जरूरी हैं। इसी मैदान पर किंगटन और लंदन के 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके, 176 रन है, 86 का हाईएस्ट स्कोर है, जो कि काफी अच्छे आंकड़े दिखाते हैं। बाकी जैक क्रॉली, इन पर तो उतना भरोसा वैसे भी नहीं बनता, 31 का एवरेज भारत के खिलाफ है, इस मैदान पर 2 मैच 169 रन, 73 का हाईएस्ट स्कोर है, यानी कि इस मैदान पर कम से कम वहां पर काफी बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। ओली पोप के इंडिया के खिलाफ बैटिंग एवरेज केवल 27 है इस मैदान पर, लेकिन 3 मैच में 322 रन, 154 का कमाल का हाईएस्ट स्कोर है। तो आंकड़े इस मैदान पर खास करके टॉप ऑर्डर के जो इंग्लिश बैटर्स हैं उनके बहुत अच्छे हैं, और जो रूट को लेकर के तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। हालांकि इंटरेस्टिंगली जो रूट के आंकड़े अगर किसी मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में खराब हैं
तो वो इसी मैदान पर हैं और वो भी खराब होने के बाद क्या है, 41 का एवरेज है, जो कि लोगों का ओवरऑल एवरेज दिखाई पड़ेगा वो जो रूट का खराब एवरेज के रूप में उससे भी बेहतर बल्कि दिखाई पड़ेगा इस मैदान पर। बाकी हैरी ब्रूक, और इसी वजह से मैं कहूंगा ना कि जो रूट को कप्तान है बस कप्तान तो कम से कम मत बनाइएगा। हैरी ब्रूक के आंकड़े इंडिया के खिलाफ 4 मैच में इसी सीरीज के अंदर 317 रन है, 158 का हाईएस्ट स्कोर है पूरे मैदान पर, 3 मैच में केवल 126 रन है, 85 का एक केवल अच्छा स्कोर इनका आया है, यानी कि इस मैदान पर भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। और बेन स्टोक्स को लेकर के ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, 6 टेस्ट मैच में 12 विकेट, इस मैदान पर 344 रन है। और बाकी जेमी स्मिथ के आंकड़े इसी सीरीज में तो काफी बढ़िया रहे हैं, 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं। और बाकी इस मैदान पर भी एक ही टेस्ट मैच खेल करके 167 की पारी है, और बाकी एक और इनिंग इनकी 16 रन की थी, टोटल 83 रन है। और बाकी के आंकड़े भी, जिसमें अगर आप देखें ना तो एक ही टेस्ट मैच में इसी मैदान पर जोफ्रा आर्चर के 6 विकेट हैं और 7 मैच में 26 विकेट यहाँ पर क्रिस वोक्स के भी हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो ये सारे इंग्लिश प्लेयर्स थे, तो इसी वजह से ना ये सारा डेटा देखने के बाद कम से कम एक बात तो क्लियर होती है कि बेन स्टोक्स को लेकर के अगर ये प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो कोई डाउट आपको रखना है नहीं, सीधे सीधे टीम में आपको इनको लेकर के चलना है। जोफ्रा आर्चर को लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है, जो रूट को लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है। तो ये जो 3 ऐसे प्लेयर हैं ना जो कि सीधे सीधे हमारी टीम में आते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है कि गस एटकिंसन अगर खेलते हैं, जो स्विंग बॉलिंग के लिए काफी हद तक जाने जाते हैं, इस मैदान पर एक टेस्ट मैच खेल करके केवल एक ही विकेट है, तो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो इनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन इनसे बेटर होगा कि अगर ब्राइडन कार्स प्लेइंग 11 के अंदर खेल रहे हैं तो आप इनको मौका दें, जो कि अपने बॉलिंग से पिछले मैच में विकेट तो नहीं ले पाए एक भी, लेकिन निश्चित तौर पर बल्ले से भी एक अच्छा खासा योगदान देने की क्षमता रखते हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। या इसी मैदान पर जैसे आंकड़े ओली पोप के हैं, ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि या तो ब्राइडन कार्स या तो ओली पोप में से किसी एक को आप जरूर ट्राई करिए। बाकी बेन डकेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, हालांकि उनको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं स्मॉल लीग के लिए, खास करके ग्रैंड लीग में आप रोटेट करिए। और इवन जेमी स्मिथ को लेकर के वही कहूंगा, हैरी ब्रूक को लेकर के भी वही कहूंगा, लियम डॉसन पर तो भरोसा वैसे भी नहीं बनता। बाकी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्रिस वोक्स खेलते हैं या गस एटकिंसन, जो भी खेलेगा पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ही उसको टीम में रखिएगा। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ब्राइडन कार्स को टीम में रखिए, तो ब्राइडन कार्स को टीम में तभी रखना है जब क्रिस वोक्स नहीं खेल रहे हों, और अगर क्रिस वोक्स खेल रहे हैं तो वही आपकी टीम में आएंगे। और बाकी जेमी ओटन, जेकब बीथल में से किसी के खेलने के चांसेस तो मुझे दिखाई नहीं पड़ते। तो चूंकि अभी हमको प्लेइंग 11 का कुछ पता नहीं है, इसी वजह से पूरे स्क्वाड में जो जो प्लेयर हैं उसमें से जो खेलेगा उसको लेना है या नहीं, और जो नहीं खेलेगा उसको तो निश्चित तौर पर इग्नोर ही कर देना है। और जो बेसिकली खेलता दिखाई पड़ेगा उसमें से कौन हमारे टीम में कब आएगा, ये भी चीज आपको मैंने इंग्लैंड की तरफ से क्लियर कर दी। तो मैक्सिमम 4 से 5 प्लेयर हम लेकर के जा पाएंगे। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो बेन डकेट एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिनको आकाशदीप ने ठीक ठाक परेशान किया इस सीरीज में, 2 बार आउट किया है, ओवरऑल 30 गेंद पर 15 रन करके 3 बार आउट कर चुके हैं, जिसमें से 2 बार इसी सीरीज में। और बाकी इसी सीरीज में इनको जसप्रीत बुमराह ने भी 1 बार आउट कर रखा है, ओवरऑल 2 बार आउट किया है, लेकिन ये बुमराह को बहुत अच्छा खेलते हैं, 141 रन बनाया 2 बार आउट होने से पहले। और बाकी सिराज को तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, अंशुल कंबोज की गेंद पर 30 गेंद पर 26 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं, शार्दुल ने भी 1 बार आउट किया सस्ते में। बाकी कुलदीप पर भी दिक्कतें इनको रही हैं और चांसेस हैं कुलदीप आज खेल जाए शायद। बाकी जैक क्रॉली, ये भी कुलदीप पर 3 बार आउट हो चुके हैं 62 रन बना करके, और इनको दिक्कतें बुमराह पर भी हुई हैं जो कि शायद आज ना खेलें। हालांकि इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने इनको केवल 1 ही बार आउट किया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी सिराज ने इनको 2 बार इस सीरीज में आउट किया, लेकिन ओवरऑल आंकड़े सिराज पर भी काफी अच्छे हैं, जडेजा पर भी अच्छे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा पर 16 गेंद पर 15 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। और बाकी जो रूट को किसी ने परेशान किया है ओवरऑल इनके करियर में तो वो जसप्रीत बुमराह ही हैं, हालांकि उनके खिलाफ इनका 30+ का एवरेज है। और बाकी बॉलर्स पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रन इन्होंने बना रखे हैं। और बाकी इसके बाद आते हैं ओली पोप, जिनको आकाशदीप ने इस सीरीज में 2 बार आउट कर रखा है, ओवरऑल 20 गेंद पर 15 रन देकर के 3 बार। बाकी इनको दिक्कत प्रसिद्ध कृष्णा पर भी हुई है, इनको दिक्कत अगर बात करें तो सिराज पर भी ठीक ठाक रहा है, इवन बुमराह पर भी। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो रूट जिनकी हम बात कर ही चुके हैं एक्चुअली, तो आगे बढ़ते हुए मिडिल ऑर्डर बैटर्स की भी बात कर लें तो उसमें यहाँ पर आते हैं हैरी ब्रूक, इनको दिक्कतें रही हैं आकाशदीप पर ही, और इसी सीरीज में 3 बार आकाशदीप ने इनको आउट किया है, टोटल 63 गेंद पर 43 रन देकर के। बाकी बुमराह ने भी 1 बार आउट किया, एक बार सुंदर और कृष्णा ने, लेकिन ठीक ठाक रन उन्होंने कंज्यूम किए हैं उनके ऊपर। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर थोड़ा सा ये फंसते हैं। बाकी बेन स्टोक्स की बात करें तो जडेजा पर इनको दिक्कतें रही हैं, 8 बार आउट हो चुके 197 रन बनाने के चक्कर में, और उसमें भी 2 बार इसी सीरीज में आउट हुए हैं, कुल टोटल 364 गेंदें फेस करी हैं। बाकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत इनको कुलदीप पर भी होती है, शार्दुल ठाकुर पर भी होती है। बाकी जेमी स्मिथ के भी आंकड़े जो इसी सीरीज में अगर मैं बात करूं ना तो टोटल 3 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 6 इनिंग्स हो चुकी है, जिसमें से 5 इनिंग में बैटिंग करी है, एक बार सभी पर आउट हुए हैं, लेग स्पिन गेंद पर इनको दिक्कत थोड़ी सी हुई है। तो ओवरऑल किसी बॉलर के खिलाफ ज्यादा दिक्कत इनको हुई नहीं है, ये बात आप ये कह सकते हैं। ये पूरे प्लेयर बैटल के आंकड़े थे इंग्लैंड की तरफ से। बाकी इंडियन प्लेयर्स का भी पूरा करियर और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें अंशुल कंबोज का डेब्यू अभी पिछले ही टेस्ट मैच में हुआ, जो कि मुझे लगता नहीं है कि आज खेलेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास में इन्होंने क्या किया था वो आप देख सकते हैं। अर्शदीप सिंह का भी डेब्यू पॉसिबल है आज के इस मैच में, फर्स्ट क्लास में इनके भी 21 मैच में 66 विकेटें
हैं। साई सुदर्शन ने इस सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस खेल लिए। उसके पहले फर्स्ट क्लास में इनका बैटिंग एवरेज केवल 39 का था। तो बेसिकली ये अपनी आईपीएल की ही परफॉर्मेंस पर आए भी हैं टीम में, ये चीज आप क्लियरली कह सकते हैं। बाकी इसके बाद आते हैं यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की तरफ, इंडियन प्लेयर्स के खास करके, जिसमें आप क्या देखेंगे कि यशस्वी जायसवाल, वही बात है कि बिट्स एंड पीसेस जिसको बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस इनकी कंसिस्टेंट तो नहीं रही है। कम से कम एक पारी अच्छी खेलते हैं, अगली पारी बहुत बुरी खेल जाते हैं। उसकी वजह से बेसिकली आप कह भी सकते हैं कि तीसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया। हालांकि ओवरऑल किसी एक प्लेयर पर आप ब्लेम नहीं डाल सकते, लेकिन काफी हद तक वो शॉट काफी खराब इन्होंने खेला था। लेकिन फिर भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको थोड़ा सा इग्नोर करना काफी मुश्किल है। केएल राहुल को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, काफी बढ़िया फॉर्म में रहे पूरे सीरीज में, जबरदस्त बैटिंग करी। और एक रियल फेलियर अगर कोई आई है तो केवल एक ही आई है कि यहाँ पर 2 रन बना करके आउट हुए हैं, बाकी कंसिस्टेंटली इन्होंने रन बनाए हैं। इसके साथ साथ बात करें साई सुदर्शन, तो पिछले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 61 रन बनाए, बाकी 3 इनिंग्स में से एक अच्छा और पारी गया था। बाकी शुभमन गिल को लेकर के भी कोई डाउट है नहीं, बीच में एक टेस्ट मैच इनका खराब गया, लेकिन फिर पिछले टेस्ट मैच में शानदार सेंचुरी लगा दी। बाकी उसके पहले उन्होंने क्या किया था सभी जानते हैं। बाकी वाशिंगटन सुंदर, वो तो आपको डिपेंड करेगा कि आप इन पर कितना भरोसा जताएं। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में बल्ले से इन्होंने 27 रन की एक पारी खेली पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में आकर के सेंचुरी लगा दी। पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए 2 विकेट भी लेकर के गए थे। उसके पहले वाले टेस्ट मैच में भी 4 विकेट इन्होंने लिया था, और बल्ले से तो लगातार योगदान दे ही रहे हैं। और ध्रुव जुरैल जो कि अच्छे फॉर्म में है और आपको आज खेलते दिखाई पड़ेंगे ये ऋषभ पंत की जगह पर, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में से या तो जेमी स्मिथ या तो ध्रुव जुरैल में से कोई एक है। मेरे हिसाब से ध्रुव जुरैल ज्यादा सेफ दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जडेजा, इन्होंने तो कमाल ही कर रखा है बल्ले से अपने पूरे सीरीज के दौरान, लगातार शानदार पारियां खेल रहे हैं, और अब तो बॉलिंग में भी काफी अच्छा दिखाई पड़े हैं। बाकी आकाशदीप जो लास्ट टेस्ट मैच जब खेल करके गए थे थर्ड वाला, तो वहां पर कुछ खास कमाल करते दिखाई नहीं पड़ पाए, और इवन वहां पर फिटनेस इश्यूज भी थे इनको लेकर के। लेकिन जो पहला टेस्ट मैच खेला था, जो सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच था, उसमें कमाल की बॉलिंग करते हुए 10 विकेटें चटकाई थी, जिसमें इंडिया जीता भी था। बाकी कुलदीप जो फर्स्ट क्लास में, जिसके इनके आंकड़े आप देखेंगे तो काफी ठीक ठाक हैं। अर्शदीप का भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। मोहम्मद सिराज, जिनको पिछले टेस्ट मैच में केवल 1 विकेट मिला, और साथ ही साथ उसके पहले वाले 3 टेस्ट मैचेस जो उन्होंने खेले थे ना, उसमें पहला टेस्ट मैच इनका अच्छा नहीं गया था, लेकिन बीच के 2 टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे गए थे। और बाकी बुमराह को लेकर के तो कोई डाउट वैसे भी बनता नहीं, अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में तो सीधे टीम में आएंगे। बाकी अंशुल कंबोज, शार्दुल ठाकुर, इन दोनों को तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर एक शानदार ऑप्शन होंगे। तो जो प्लेयर्स हैं ना, बेसिकली उसमें से कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, काफी सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करेंगे। लेकिन सारे स्क्वाड के अंदर कौन सा प्लेयर कैसे फॉर्म में है, उसकी बेसिस पर क्या वो अपनी टीम में आ सकता है, वो तो हमने यहाँ पर समझ लिया। लेकिन सभी को तो लेकर के जाएंगे नहीं, तो उसके लिए आएंगे हम हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े देखेंगे। तो इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले जो यशस्वी जायसवाल हैं, उनका बैटिंग एवरेज था 87 का टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन फिलहाल अब वो बैटिंग एवरेज आ चुका है 63 पर, लेकिन फिर भी 9 मैच में 1000 से ज्यादा रन पूरे हो चुके हैं। और इस मैदान पर बात करें ना, तो ये इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन इस मैदान पर केएल राहुल ने 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 249 रन बनाए, 149 का हाईएस्ट स्कोर है। और ओवरऑल इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग एवरेज इनका 46 हो चुका है, जो कि अब बढ़ता जा रहा है बेसिकली। इसके साथ साथ बात करें तो साई सुदर्शन, भरोसा इन पर उतना बनता तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि शुभमन गिल को ट्राई करिए, जिनका बैटिंग एवरेज अब इंग्लैंड के खिलाफ हो चुका है 55 का, जो कि बेहतरीन हो चुका है निश्चित तौर पर। इस सीरीज के शुरू होने के पहले तो काफी कम था। इस मैदान पर एक टेस्ट मैच खेलने केवल 31 रन है। और बाकी वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े 6 टेस्ट मैच में 386 रन, 101 का नाबाद हाईएस्ट स्कोर, 9 विकेटें भी हैं। और जैसे ही परफॉर्मेंस पिछले 2 टेस्ट मैच में खास करके इनकी रही है, अब इन पर काफी भरोसा बनता दिखाई भी पड़ रहा है टीम का, और मुझे लगता है कि काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी जडेजा, हालांकि ध्रुव जुरैल भी एक ऑप्शन है, लेकिन ध्रुव जुरैल तभी अगर आप जेमी स्मिथ को नहीं लेकर के जा रहे। बाकी रवींद्र जडेजा की बात करें तो 24 टेस्ट मैच में 77 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ, यानी कि लगभग 3 से ज्यादा विकेट हर टेस्ट मैच में लेते हैं। 1485 रन भी, और इस सीरीज में तो कमाल ही किया इन्होंने। और इस मैदान पर खास करके अगर आप देखें तो ये मैदान इनके लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ है। इनके पूरे करियर में 3 टेस्ट मैचेस में 15 विकेटें हैं, जो कि इंडियन पिचेस पर काफी हद तक इनके आंकड़े होते हैं ऐसे। और इस मैदान पर जो आंकड़े इनके हैं, वो निश्चित तौर पर इनको कप्तान है, कप्तान का भी काफी शानदार ऑप्शन बना देता है। बल्ले से भी काफी अच्छे खासे रन इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। बाकी आकाशदीप के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच में 14 विकेटें हैं, कुलदीप के 6 मैच में 21 विकेटें हैं, अर्शदीप खेले नहीं है, सिराज के 15 मैच में 41 विकेटें हो चुके हैं। इस मैदान पर 2 मैच में 6 विकेटें हैं। बुमराह अगर खेलते तो इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। और बाकी शार्दुल ठाकुर, अंशुल कंबोज को तो इग्नोर ही करना है। प्रसिद्ध कृष्णा का देखना पड़ेगा, जब आखिरी बार इन्होंने बॉलिंग करी थी इसी सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, तो बहुत अच्छा दिखाई पड़े थे। हालांकि उसके बाद इनको मौका मिला नहीं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि प्लेइंग 11 में अगर बुमराह आते हैं तो इनको लेकर के कुल मिला जुला करके आपके सामने 6 ऑप्शन तो क्लियर कट दिखाई पड़ जाते हैं, जो सीधे टीम में आएंगे। और बाकी 6ठे ऑप्शन या 7वें ऑप्शन के तौर पर आकाशदीप अगर खेलते तो आकाशदीप, अर्शदीप खेलते तो अर्शदीप, और दोनों नहीं खेलते हैं, केवल बुमराह खेलते हैं इनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा
कृष्णा आ जाते तो प्रसिद्ध कृष्णा हमारी टीम में आ जाएंगे। तो 7 प्लेयर तो हम यहाँ पर इंडिया की तरफ से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुमराह अगर नहीं खेलते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी इनके जहां पर खेलेगा वो हमारी टीम में आएगा, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं कि आकाशदीप है, अर्शदीप है और प्रसिद्ध कृष्णा ऑप्शंस हैं। बाकी देखना पड़ेगा कुलदीप भी खेलते हैं या नहीं, तो काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी, वो होंगी प्लेइंग 11 के आने के बाद। हालांकि कुछ भी प्लेइंग 11 अब आए इंग्लैंड या इंडिया की तरफ से, इस पूरे वीडियो को अगर आपने देख लिया तो क्लैरिटी आपको मिल चुकी है ये किसको कब पिक करना है। बाकी करुण नायर है, अभिमन्यु ईश्वरन है, नारायण जगदीशन है, इनका भी नंबर आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं कि अगर बाई चांस से खेल गए तो कौन कितना बेहतर ऑप्शन होगा। और बाकी इसके बाद बात करें प्लेयर बैटल की, तो यशस्वी जायसवाल एक ऐसे प्लेयर रहे जिनको परेशान किया है बेसिकली जोफ्रा आर्चर ने। कुल टोटल 16 गेंद पर 6 रन देकर के 2 बार आउट कर चुके हैं। बेन स्टोक्स पर भी इनको दिक्कतें रही हैं, 2 बार उन पर भी आउट हो चुके हैं, दोनों बार इसी सीरीज में, आर्चर पर भी बेन स्टोक्स पर भी। तो निश्चित तौर पर ये 2 बॉलर हैं जिनको परेशान करते दिखाई पड़े पिछले वाले मैच में। बेसिकली लियाम डॉसन पर एक लूज शॉट खेल करके आउट हुए थे स्लिप में। बाकी केएल राहुल, इनको दिक्कतें किसी ने दी है, वो खास करके तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बेन स्टोक्स ने इस सीरीज में भी 2 बार आउट किया है, लेकिन बाकी बॉलरों पर बहुत अच्छा खेले हैं। इसके साथ साथ बात करें यहाँ पर शुभमन गिल की, इनको किसी पर दिक्कत होती दिखाई पड़ी तो है जोफ्रा आर्चर पर ही। तो चाहे वो शुभमन गिल हो चाहे जायसवाल हो, दोनों जोफ्रा आर्चर पर काफी बुरी तरह से फंसते दिखाई पड़े हैं। और इसके अलावा साई सुदर्शन की बात करें तो इनको बेन स्टोक्स ने 3 बार आउट किया सीरीज में और 1 बार क्रिस वोक्स ने, तो दोनों पर इनको काफी दिक्कतें रही हैं, कुछ शॉर्ट पिच गेंदों पर और कुछ स्विंग होती गेंदों पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर ध्रुव जुरेल के आंकड़े 1 बार क्रिस वोक्स और जो रूट पर आउट हो चुके हैं। साई सुदर्शन किसी के खिलाफ ज्यादा स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रूट ने फिर भी इनको परेशान किया है, जो रूट कराओ जोफ्रा आर्चर ने इनको परेशान किया है। करुण नायर की बात करें तो 3 बार ब्रैडन कार्स पर, 2 बार बेन स्टोक्स पर, 1 बार क्रिस वोक्स पर इस सीरीज में आउट हो चुके हैं। बाकी रन भी काफी कम बना है। बाकी जडेजा, इनके भी आंकड़े, जिसमें से जोशुआ टंग जब खेल रहे थे तो उनको परेशान कर रहे थे बेसिकली, लेकिन बाकी बॉलरों पर काफी बेहतर खेलते दिखाई पड़े हैं। तो ये सारी क्लैरिटी लेने के बाद कि काफी हद तक फेवरेट तो इंडियन टीम दिखाई पड़ रही है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी काफी टक्कर दे रही है। बेसिकली मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश टीम के साथ थोड़ी सी किस्मत ज्यादा मेहरबान रही है, इसी वजह से वो टीम 2-1 से आगे भी है, वरना इंडियन टीम अगर बेहतर खेल जाती ना तो 3-0 से शायद आगे होती। ये भी एक बात क्लियर है। बाकी बेन स्टोक्स और शुभमन गिल फिलहाल सबसे बेस्ट है, कॉमन कप्तान है, बस कप्तान का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ये 3 और डिफरेंशियल नाम है, खास करके रवि जडेजा, जिनके आंकड़े अपने इस वेन्यू के देखे थे। तो निश्चित तौर पर इनको भी ट्राई कर सकते हैं और फिलहाल के लिए ये स्मॉल लीग की टीम बना सकते हैं। बाकी फाइनल टीम जो बनेगी और पिच रिपोर्ट जो होगा, वेदर फोरकास्ट को लेकर के जो अपडेट्स होंगे टॉस के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, फाइनल टीम ही बता दूंगा। तो जाइए, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, सबसे जरूरी है शुरू से अंत तक, और अपनी टीम बनाइए, ग्रैंड लीग की भी और स्मॉल लीग की भी। बाकी फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।